जन्म जन्मांतर का प्यार। बात सैकड़ों वर्ष पुरानी है। राजा वीरभद्र की सबसे छोटी संतान थी राजकुमारी फूलमती। चार भाइयों की इकलौती बहन और सबसे छोटी होने की वजह से घर भर की लाडली भी थी। वह और अत्यधिक लाड़ प्यार ने थोड़ा उच्छृंखल बना दिया था उसे। जब राजकुमारी युवा अवस्था में पहुंची तो दूर दूर तक उसके सौंदर्य के चर्चे होने लगे। राजा ने मित्र राज्य के राजकुमार के साथ अपनी प्रिय पुत्री को विवाह बंधन में बांध दिया। राजकुमारी भी जीवन साथी के रूप में राजकुमार पुष्पेंद्र को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। एक दिन दोनों पावन नदी गंगा में नौका विहार के लिए निकले। गंगा नदी में एक साधु स्नान पश्चात सूर्य देव को जल चढ़ा रहे थे। उन्हें देखकर पुष्पेंद्र ने कहा, वह कोई सिद्ध पुरुष प्रतीत होते हैं, हमें उधर चलकर उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। राजकुमारी फूलमती यह सुनकर जोर से किलखिलाई और बोली, सिद्ध पुरुष? मुझे तो वह कोई ढोंगी प्रतीत होते हैं, हमें इनके आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है। सुहावना मौसम है, समय नष्ट क्यों करना। साधु ने यह सुना तो क्रोध से उनकी तोरियां चढ़ गई और उन्होंने जोर से कहा, फूलमती, बहुत अभिमान है ना तुझे स्वयं पे? तू तो मेरे आशीर्वाद के लिए उपयुक्त ही नहीं है। तुझे तो मैं श्राप देता हूँ कि जिस प्रेम के वशीभूत होकर तू एक क्षण भी गंवाना नहीं चाहती, उस प्रेम के प्राप्ति के लिए तू जन्म जन्मांतर तक भटकेगी, पर हर जन्म में आसपास रहने पर भी तू उसे प्राप्त नहीं कर सकेगी। तू हर जन्म में उसे पहचान लेगी, यही नहीं अपने और रिश्ते नाते भी पहचान लेगी, पर याद दिलाने पर भी तुझे कोई नहीं पहचान सकेगा। यह सुनते ही फूलमती और पुष्पेंद्र दोनों के होश उड़ गए। साधु अगर सिद्ध पुरुष नहीं होते तो बिना परिचय दिए उनका नाम नहीं बता सकते थे, और सिद्ध पुरुष से मिला श्राप तो अवश्य पूर्ण होता है। पास पहुंचकर पुष्पेंद्र ने साधु के चरण पकड़ लिए। फूलमती ने रो रो कर क्षमा याचना की। उन्हें गिड़गिड़ाते देख साधु का हृदय पिघला, परंतु अब कुछ अधिक नहीं किया जा सकता था। अंततः उन्होंने कहा कि वह अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकते, परंतु कुछ कम करने का प्रयास अवश्य करेंगे। इतना कहकर उन्होंने मंत्र पढ़कर जल फूलमती पर छिड़क कर कहा कि तेरे इस जन्म के पश्चात 3 जन्मों तक श्राप का प्रभाव जो का त्यों रहेगा, परंतु चौथे जन्म में पुष्पेंद्र तुझे पहचान लेगा और तुम दोनों श्राप मुक्त हो जाओगे। इससे अधिक मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। अनहोनी तो हो ही गई थी और अब इसे परिवर्तित कर पाना किसी के वश में नहीं था। निराश पति पत्नी राजमहल लौट आए। फूलमती का कोमल हृदय ये आघात सहन नहीं कर पा रहा था और उसने बिस्तर पकड़ लिया। बड़े से बड़े वैद्य बुलाए गए, किंतु हर औषधि निष्फल हो जाती थी। एक दिन उसने सदा के लिए संसार से विदा ले ली। इस आघात को पुष्पेंद्र भी नहीं झेल सका और कुछ समय बाद वह भी चल बसा। उन्हीं दोनों भारतवर्ष ने इंग्लैंड की कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापार समझौता किया। इसी कंपनी में एक प्रमुख पद पर माइकल भी एक थे। उनके घर में इंग्लैंड में बेटी ने जन्म लिया। प्यार से उसका नाम सोफिया रखा गया। माइकल का अक्सर ही भारत आना जाना रहता था, परंतु परिवार इंग्लैंड में ही था। सोफिया के जन्म के 4 वर्ष बाद माइकल की पत्नी ने बेटे को जन्म दिया। सोफिया भाई टॉम से बहुत प्रेम करती थी। सब ठीक चल रहा था कि पड़ोस में एक अन्य परिवार रहने आया। टॉम तब तक 2 वर्ष का हो चुका था। उस परिवार में उसकी हम उम्र जेनिफर नाम की लड़की थी। परिचय के लिए जेनिफर की माँ पुत्री को लेकर सोफिया के घर आई। उसे देखते ही 6 वर्ष की सोफिया उछलकर उसके पास पहुंची और उसे अपनी माँ कहकर संबोधित करने लगी। यही नहीं, इसके बाद उसने टॉम को भी अपना पिता बताना प्रारंभ कर दिया। सोफिया की माँ ने पहले तो इसे बालपन की एक शरारत समझा, लेकिन बहुत समझाने पर भी जब उस पर असर नहीं होता था तो वह और माइकल बहुत परेशान हो जाते थे। जेनिफर की माँ भली महिला थी। उन्होंने कभी सोफिया को उसके साथ खेलने से नहीं रोका। अब सोफिया ने हिंदी में और भी कुछ बोलना प्रारंभ कर दिया था जो किसी को समझ में नहीं आता। उसे डॉक्टर को दिखाया गया, बहुत टेस्ट हुए, सब ठीक आया था, इलाज भी हुआ, पर यह कोई रोग था ही नहीं। अब वह
युवा अवस्था में कदम रख चुकी थी। टॉम और जेनिफर भी किशोर अवस्था में थे। वह दोनों सोफिया से प्यार तो करते, पर जब भी वह कुछ ऐसा अजीब कहती तो वह कभी उसका मजाक उड़ाते तो कभी चिढ़ जाया करते। समय के साथ उसकी पिछले जन्म की यादें मजबूत होती जा रही थी, पर जब वह देखती कि इन बातों से सब परेशान हो जाते हैं तो उसने कुछ कहना छोड़ दिया। अब वह खोई खोई रहती, सबसे बात करना कम कर दिया उसने। माता पिता उसे चुप देखकर चिंतित हुए। तब तक माइकल कंपनी का भारत का काफी कार्यभार संभाल चुके थे और उन्हें लगा सोफिया को बदलाव की आवश्यकता है। वह सपरिवार कुछ समय के लिए भारत आ गए। भारत आकर सोफिया इतनी प्रसन्न हुई जैसे बहुत समय पश्चात अपने घर वापस लौटी हो। संयोग से वह उसी राज्य में आई जहाँ की वह राजकुमारी थी। उसने अपनों के बारे में पता लगाने का प्रयत्न किया, लेकिन उसे मिलता भी कौन। इतने बरस बीत चुके थे, उस पीढ़ी का कोई बाकी नहीं था। उस पर वीरभद्र का राज्य किसी और के अधीन हो चुका था। अगली पीढ़ी कहाँ रह रही है पता ही नहीं चल सका। वह निराश घर लौट आई, पर वह खुश थी कि भारत में है। एक दिन माइकल ने खाना बनाने के लिए नया रसोइया बुलाया। उसको देखते ही सोफिया कुछ पल के लिए उसे जड़वत हो गई, फिर धीरे से बुदबुदाई, पुष्पेंद्र। इस बात को कोई सुन नहीं सका और रसोइया सोमनाथ अगले दिन से काम पर आने लगा। सोफिया किसी न किसी बहाने आसपास रहती और उसे देखती रहती। इससे सोमनाथ काफी असहज अनुभव करता। एक दिन सोफिया ने उसे याद दिलाने की चेष्टा की कि वह दोनों पिछले जन्म में राजघराने से थे। एवं पति पत्नी थे। प्रारंभ में सोमनाथ को लगा कि शायद सोफिया मजाक कर रही है, परंतु जब यह अक्सर होने लगा तो वह परेशान हो गया और उसने सोफिया के माता पिता से शिकायत की। जब उन्होंने सोफिया से पूछा तो उसने अपनी बात दोहरा दी। वह सोमनाथ के पीछे पागल हुई जा रही थी और सोमनाथ को लगता कि इन हालात में वह पागल हो जाएगा। जब हालात काबू से बाहर होने लगे तो सोमनाथ नौकरी छोड़कर चला गया। माइकल को अपनी पत्नी व परिवार को वापस भेजना ही उचित लगा। सोफिया वापस तो चली गई, लेकिन उसके बाद वह अवसादग्रस्त हो गई। उसका विवाह भी नहीं हो सका, न वह करना ही चाहती थी, और ऐसी स्थिति में उससे विवाह करता भी कौन। अकेलेपन से थक कर एक दिन दुनिया को अलविदा कह गई। व्यापार से प्रारंभ करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को धीरे धीरे गुलाम बना डाला। ब्रिटिश शासन में भारतीयों पर बहुत अत्याचार होने लगे थे। जब अति होने लगी तो विरोध के स्वर भी मुखरित होने लगे। जगह जगह धरने प्रदर्शन होते, परंतु बदले में भारतीयों को लाठीचार्ज और कभी तो बंदूक की गोलियां का सामना भी करना पड़ता। रमाशंकर की बेटी लक्ष्मी भी इस अत्याचार के विरुद्ध जो उससे बन पड़ता वह करती थी। वह केवल 14 वर्ष की थी, परंतु बहादुरी में किसी से कम नहीं थी। वह 9वीं कक्षा की छात्रा थी और बहुत होनहार थी। इन विरोध प्रदर्शनों में होने वाली सभा के संबोधन के लिए वह जोशीले भाषण लिख कर देती। ऐसे ही एक दिन वह नारायण नाम के युवक के संपर्क में आई। नारायण देशभक्त था। लक्ष्मी को उसे देखते ही पिछले दोनों जन्म याद आ गए। एक दिन उसने नारायण से जिक्र किया। यद्यपि नारायण ने इस बात को मजाक में लिया, परंतु वह भी लक्ष्मी को पसंद करता था और उसने रिश्ते को नाम देने का फैसला कर लिया। उस समय पर विवाह छोटी आयु में हो जाते थे। अंततः घर वालों ने उसका विवाह कर दिया, परंतु होनी को कुछ और ही मंजूर था। अगले ही दिन एक सभा को संबोधित करते हुए अंग्रेज सैनिकों की गोली से नारायण की मृत्यु हो गई। इस दुख को लक्ष्मी सहन नहीं कर सकी। उन दिनों सती प्रथा चलन में। वैसे तो लक्ष्मी आधुनिक विचारों की समझदार लड़की थी और ऐसी स्थितियों के खिलाफ भी थी, परंतु वह इतनी हताश हुई कि किसी के समझाने का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ और नारायण की चिता में आत्मदाह करके वह सती हो गई। आजादी की लड़ाई लंबी चली। आए दिन आंदोलन होते थे। अंग्रेजों को भी ज्ञात हो चुका था कि अति शीघ्र भारत को स्वतंत्र करना ही होगा, परंतु इसके साथ ही एक जो नई समस्या सिर उठाने लगी वह थी भारत के बंटवारे की। देश का मुस्लिम वर्ग अपने लिए अलग देश पाकिस्तान की मांग करने लगा था। इन सब समस्याओं से बेखबर मयूरी मोहन के
साथ प्रेम की पिंगे बढ़ा रही थी। मोहन भी उस पर जान छिड़कता था। घर वालों को भी इस रिश्ते में कोई आपत्ति नजर नहीं आई थी। तय हुआ था कि भारत को आजादी मिलने का जश्न मनाने के बाद मयूरी और मोहन के विवाह का जश्न भी मनेगा। मयूरी अक्सर मोहन से कहती, तुम्हें याद नहीं है, यह मैं जानती हूँ, पर सत्य यह है कि मेरा तुम्हारा जन्म जन्मांतर का साथ है। मेरा नाम तो मयूरी नहीं, मीरा रखना चाहिए था माँ बाबूजी को। मोहन भी हंस कर कहता, विवाह के बाद मैं तुम्हारा नाम बदलकर मीरा रख दूंगा। वह अक्सर उसे मीरा नाम से बुलाने भी लगा था। सब कुछ ठीक था, लेकिन देश की आजादी के साथ बंटवारे की घोषणा हो गई। कल तक जो हिंदू मुस्लिम एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, अचानक एक दूसरे के जानी दुश्मन बन बैठे। मोहन और मयूरी का इलाका पाकिस्तान में आया था और वहां भगदड़ मच गई थी। हिंदू परिवार अचानक आए संकट से जान बचाने के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग रहे थे। कितने ही लोग मारे गए, कितने ही परिवार आपस में बिछड़ गए। मयूरी का परिवार अच्छी तरह हिंदुस्तान पहुंचने में सफल रहा, लेकिन मोहन के परिवार का कुछ पता नहीं चल रहा था। मयूरी विकसित सी हो गई थी। विछोह में मयूरी के पिता ने भरसक प्रयत्न किया, पर उन लोगों का कुछ पता नहीं चला। पिता भी कहां तक कोशिश करते। परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी भी तो थी। जमीन जायदाद सब कुछ गवा चुके थे। अब तो हालत यह थी कि जो भी काम मिलता वही कर लेते। मयूरी को समझा बुझाकर विवाह के लिए बहुत दबाव डाला, पर वह नहीं मानी। एक दिन किसी से पता चला कि मोहन तो हिंदुस्तान आया ही नहीं था। वह तो मोहसिन बनकर वही रह गया था और अब तक तो उसका विवाह भी हो चुका था। टूटकर इस कदर बिखरी मयूरी की तपेदिक से ग्रस्त हो गई। बीमारी उसे खा गई और एक दिन वह देह त्याग कर अगली यात्रा पर निकल पड़ी। वीरेश और रूपा के विवाह के 8 वर्ष पश्चात जब प्यारी सी कन्या ने जन्म लिया तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना ही नहीं था। ऐसा नहीं था कि उन्हें संतान नहीं थी। 2 प्यारे पुत्र थे उनके, परंतु दोनों की ही एक पुत्री की अभिलाषा थी। इसीलिए उन्होंने तीसरी संतान को संसार में लाने का निश्चय किया था। इस बार ईश्वर ने प्रार्थना सुन ली और कन्या रत्न गोद में डाल दिया। बिटिया फूल की तरह सुंदर थी। अंततः उसका नाम जूही रखा गया। न जाने क्यों रूपा और वीरेश को लगता कि पुत्री के साथ उनका जन्म जन्म का नाता है। माता पिता को अपने सभी बच्चे प्रिय होते हैं, पर पुत्री के लिए कुछ विशेष स्नेह था उनके मन में। भाई भी जान छिड़कते थे उस पर। जब जूही ने बोलना प्रारंभ किया तो वह ऐसे शब्द प्रयोग करती कि वीरेश और रूपा हतप्रभ रह जाते। दोनों पुत्र आधुनिक समय के अनुसार माँ को मम्मी व पिता को पापा बुलाते, पर बहुत सिखाने पर भी जूही माताश्री और पिताश्री ही कहती। यहाँ तक कि भाइयों को भी भ्राताश्री बोलता। सुन, सब दांतों तले उंगली दबा लेते। वह जब भी कोई उसका नाम पूछता वह फूलमती ही बताती, जूही नहीं। कारण ये था कि इस जन्म में उसकी याद बाकी सभी जन्मों से अधिक स्पष्ट थी, जैसे सब कुछ कल की ही बात हो। उसकी बातें सुनकर वीरेश और रूपा को भी लगता जैसे जो कुछ वह कह रही है ऐसा कुछ घट चुका है उनके जीवन में, पर कुछ स्पष्ट नहीं दिखाई देता था। परंतु एक बार एक अजीब घटना घटी। एक साधु भिक्षा मांगने द्वार पर आया। जूही को घर के आगे खेलता देख कहने लगा, बहुत कष्ट झेल चुकी है राजकुमारी, अब जाके कष्ट कटे हैं तेरे। मेरा आशीर्वाद है तुझे, अब सब ठीक हो जाएगा। वीरेश और रूपा ठगे से खड़े रह गए। उसी रात दोनों को एक ही स्वप्न दिखाई दिया। उस जन्म का घटनाक्रम चलचित्र की भांति घूम गया। सुबह जब वह दोनों सोकर उठे तो कोई संशय ही बाकी नहीं था। 2 पुत्री भी वही थे। बाकी दोनों की तलाश में भी कहीं भटकना नहीं पड़ा। वीरेश के सगे भाई आंगन में खेल रहे थे। वह जूही बड़ी हो गई थी। अब वह चिंतित थी कि इस बार उसके साथ कुछ गलत नहीं होगा। समय आने पर उसका जन्म जन्मांतर का अधूरा प्यार उसके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। उसका सारा ध्यान तो बस पढ़ाई पर था। मेघावी जूही का दाखिला शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में हुआ। कॉलेज का पहला ही दिन था। रैगिंग पर प्रतिबंध होने के बावजूद भी छात्र छात्राएं नए विद्यार्थियों के साथ हल्की फुल्की छेड़छाड़ कर ही लेते थे। ऐसे ही जब जूही सीनियर छात्र छात्राओं को दिखाई पड़ी
तो उन्होंने उसे घेर लिया। जतिन नाम के एक सुदर्शन युवक ने जब उसका परिचय पूछा तो आत्मविश्वास से भरी जूही मुस्कुराते हुए बोली, तू मेरा परिचय पूछ रहे हो पुष्पेंद्र? पहचाना नहीं मुझे? जतिन जैसे नींद से जगा, आंखें खुली की खुली रह गई। उसकी मुख से निकला, फूलमती, हमारी सजा पूरी हो गई। अब हैरान होकर आंखें मलने की बारी जतिन की मित्र मंडली की थी और वह दोनों खुशी की अधिकता से फूले नहीं समा रहे थे।